हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और बताइए क्या हाल चाल है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, सॉरी पढ़ाई तो कर ही रहे हैं ना, मतलब कि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना। ज्योग्राफी में भी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी, फिर उसमें भी काफ़ी कुछ ब्ला ब्ला हम लोग कर चुके हैं ना। मतलब जैसे कि बात करें इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो मैं अगर बात करूँ तो मेरे मार्कर कहाँ हैं, यहाँ। मैं अगर बात करूँ तो जैसे हम लोग इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है दोस्तों, इंडियन जियोग्राफी है ना, इंडियन जियोग्राफी। तो इसमें हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों ने इसमें इसके दो पिलर, बड़े दो पिलर बनाए थे। एक तो इंडियन पॉलिटिकल, ठीक है दोस्तों, एक इंडियन पॉलिटिकल। इसको याद कर लो, जैसे मैं रोज़ रोज़ बताता हूँ। क्यों बताता हूँ कि ताकि आप लोगों को भी ऐसे डिवीज़न करना आ जाए। और इंडियन फिजिकल है ना, पढ़ने से साथ साथ इसको आपको ये भी पता चल जाए इसमें क्या करना होता है, क्या पढ़ना होता है, कहाँ पे। बस वो चीज़ आ जाएगी ना जिस दिन, उस दिन सब हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो, इसमें यूनियन टेरिटरी हम लोग क्या पढ़ते हैं, 28 स्टेट जो हैं वो स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, जितनी जरूरी जानकारी होती है। फिर यूनियन टेरिटरी है ना, और अदर फैक्ट। इसमें इंडियन फिजिकल में हम लोगों ने क्या किया था दोस्तों, इंडियन फिजिकल को हम लोगों ने 5 पार्टों में बांट लिया था। अगर पहला मैं बोलूँ तो इस पहला मैंने बताया था इसमें हिमालय, ठीक दोस्तों, हिमालय पढ़ाया था मैंने। दूसरा मैंने बताया था उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तीसरा मैंने बताया था प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक दोस्तों। चौथा मैंने बताया था तटीय मैदान, ठीक दोस्तों, तटीय मैदान। और पांचवा मैंने बताया था द्वीप समूह, यानी आइलैंड्स। ये चीज़ हम लोग पढ़, इसमें हम लोग देखिए दोस्तों, हम लोग ये पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, ठीक है ना। फिर पिछली क्लासेस में ये भी पढ़ चुके हैं, और पिछली क्लासेस में ये ख़त्म कर चुके हैं, ये ख़त्म कर चुके हैं। ये अभी जल्दी ख़त्म हुआ, रिसेंटली हम लोग ने इसकी 3 क्लासेस की हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं, जो भी मेरे क्लास में नया जुड़ा हो दोस्तों, ठीक है, उसको क्या करना है कि मेरी जो पीछे क्लासेस हैं उनको देखना है जाके, ठीक है ना। ताकि आपका क्या होगा, जो पीछे की चीज़ें छूटी हुई हैं रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएंगी, वो सारी चीज़ें आपको देख लेनी है, ठीक है। उससे क्या होगा, आप अच्छे से जो मैं आगे पढ़ रहा हूँ अभी, हम लोग जो मतलब रिसेंट में जो पढ़ने जा रहे हैं आगे है ना, तो उसकी चीज़ें आप लोग लिंक कर पाएंगे, कैसे क्या बार बार चीज़ें हम लोग बोलेंगे। तो चीज़ें हम लोग इसको पढ़ रहे थे, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत में भी हम लोग काफ़ी कुछ, मतलब एक क्लास कल हुई हमारी, उसमें हम लोगों ने खाली कुछ इंट्रोडक्शन और कुछ डिविजन्स में कुछ चीज़ें जो थी हम लोगों ने देखी उसमें, ठीक है दोस्तों। तो हाँ, मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि जो भी नया है अगर चैनल में, तो दोस्तों क्या करना है उसको, मेरी पहली बात तो ये है कि आपको ये जानना ज़रूरी होगा ना कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। अब ऐसा तो है नहीं कि अब मैं पढ़ाने लगा और आप देख रहे हैं, आपको समझना भी, मतलब आपको समझ में भी तो आए, तो अगर तभी तो आप पढ़ेंगे मेरे से। तो आपको क्या करना है कि मेरे साथ कम से कम एक वीडियो तो देखनी पूरी। जब अब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको रियलाइज़ ही नहीं होगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। और आपको मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ कि आप एक बार मुझसे पढ़ लेंगे ना, तो आपको मैं इतना बता दूँगा कि भले आपका ज्योग्राफी बैकग्राउंड ना रहा हो, बट आपको ज्योग्राफी समझ में आएगी। ज्योग्राफी आपको समझ रहे ना, कि आपको ज्योग्राफी अच्छे से समझ में आएगी और अच्छे से आप कर सकेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, करना। तो और क्या चीज़ है, ठीक है। बाकी जैसी कोई जो इस ज्योग्राफी में क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए इसमें, तो वो मैंने फर्स्ट क्लास है जो मेरी, वो आप अगर देखेंगे तो उसमें आपको मैंने बता रखा है कि कौन सी बुक पढ़नी है, कौन क्या कैसे नोट्स बनाने तो मैं चलो अभी 1 मिनट बता देता हूँ। क्या करना है कि जैसे मैं जो यहाँ पे लिखूँगा आपको वो लिखना है। यहाँ पे पीपीटी का कोई काम नहीं है, सिर्फ क्या करना है, जो मैं लिखूँ या जो मैं बनाता हूँ डायग्राम, आप उसको बनाते चलना साथ में, बस यही करना है आपको, और आपका नोट्स तैयार होता चला जाएगा साथ साथ में, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि बुक जो हो आपके पास ज्योग्राफी से रिलेटेड, आप उसको पढ़ सकते हैं। वैसे तो मैंने इंडियन ज्योग्राफी के लिए महेश बड़माल की ज्योग्राफी बुक जो रेफ़र करी है, बट आप लोग तो जो भी आपके पास हो पढ़ सकते हैं, वैसे कोई है नहीं। अगर जिनके पास नहीं है तो वो महेश बड़माल की खरीद सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज नहीं खरीदना भी चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे नोट से, आपको इससे बाहर कहीं पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपना शुरू करते हैं उसमें, ठीक है ना। और दोस्तों जो भी नए हो, अगर जिन्होंने अभी तक मेरी चैनल सब्सक्राइब ना की हो, तो वो क्या करना है, उनको बेल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। ऊपर वाला जो घंटा आता है उसको दबाना है, ताकि जिससे मैं जो भी पढ़ाऊँ इंडियन ज्योग्राफी, या मैं जो भी नई क्लास डालूँ, तो उसको आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग प्रायद्वीपीय भारत पढ़ लेते कल। प्रायद्वीपीय भारत,
ठीक दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेनिनसुला इंडिया, इंडियन पेनिनसुला, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंडियन पेनिनसुला, ठीक है दोस्तों, ये बोलते हैं इसको इंग्लिश। तो इसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ बचा रखा है दोस्तों, आप लोग क्या करना है, पिछली क्लास देख लेनी, बट मैं इसको आपको रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि ऐसा क्या है कि हम लोग पढ़ने से पहले जो पिछली क्लास हुई है रिलेटेड अगर है तो हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं ना, हमारा यही एक पैटर्न रहा है, ताकि हम लोग क्या है कि एक फ्लो में आ जाएँ कि हम लोग को क्या पढ़ना है। तो उससे पहले देखो क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था प्रायद्वीप क्या होता है, तो मैंने बताया था कि जैसे ये होता है मेरा ये प्यारा भारत का ये नीचे साउथ वाला एरिया जो है ना, जो साउथ वाला एरिया जो दोस्तों है उसको हम लोग बोलते हैं, जो ऐसे करके जो ऐसे विस्तारित है ये, तो ये जो पार्ट होता है, ये जो यहाँ से लेकर ये जो ऐसे करके यहाँ फैला हुआ, इस पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं पेनिनसुला, है ना। फिर मैंने इसको बताया था कि पेनिनसुला, हमारे भारत में 2 पेनिनसुला है, क्योंकि देखो मैंने बताया था कि पेनिनसुला की परिभाषा फिर मैंने बताई थी, क्या बताया था मैंने बताया था कि भारत का वह भाग, भूमि का वह भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा हो उसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं दोस्तों। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे इधर, अब हम बोल रहे हैं ये पेनिनसुला है, तो हमारे इधर कौन कौन से देखिए हैं, तो यहाँ पे देखिए अरब सागर है, ठीक दोस्तों, इधर अरब सागर है दोस्तों, यहाँ पे हिंद महासागर है दोस्तों, ठीक है ना, हिंद महासागर है दोस्तों। फिर अगर तीसरा यहाँ पे देखें दोस्तों, ये बे ऑफ बंगाल है। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, तीनों अलग अलग वाटर बॉडीज़ हैं बड़ी बड़ी, तो 3 ओर से पानी से घिरा है, तो ये इसीलिए इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। कोई भी ऐसा भाग जो हो, कोई भी भूमि का कोई भी ऐसा भाग हो जो 3 ओर से पानी से घिरा हो, तो उसको प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है। फिर मैंने इसके बारे में बताया था कि ये भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना भाग है। वो क्यों सबसे बड़ा और सबसे पुराना क्यों है, वो आप पिछली वीडियो देखेंगे, आपको पता चल जाएगा क्यों सबसे बड़ा बोलते हैं इसको और क्यों सबसे पुराना बोलते हैं। ठीक दोस्तों, ये सस्पेंस है आपका, क्या करना है आपको, पिछली क्लास देखनी है, आपको जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे इसको सबसे बड़ा और सबसे पुराना क्यों बोलते हैं। ठीक, फिर इसके बाद मैंने बोला था कि ये जो है गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का भाग है, यानी ये भी आपको पिछली क्लास में देखना है दोस्तों, आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ रिवाइज करा रहा हूँ, तो आपको बस एक रिवाइज क्रम में आपको पता रहे कि कौन कौन से पॉइंट्स मैंने लिखाए थे, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि गोंडवाना लैंड का भाग है ना, मतलब या जो है भारत जो हमारा है, जो और भारत भी, तो भारत मोस्टली भारत को भी बोलते हैं गोंडवाना लैंड का भाग है, बट ये जैसे इस जो देखो मैंने बताया था कि एग्जैक्टली जिसको हम भारत बोलते हैं ना, वो यही था, सबसे पुराना भारत का पार्ट यही था। इसके बाद जो है हिमालय का निर्माण हुआ है, उत्तर भारत का निर्माण हुआ है, तो ये बाद में बने, बट हिमालय के जो पुराना भाग है ना वही है, ये सब इसी को मेनली हिमालय बोलो, भारत है हिमालय, हालांकि भारत तो पूरा ही है, ऐसा नहीं कह सकते, बट क्या है कि अगर देखा जाए कि भारत मतलब चट्टान के आधार पर देखा जाए तो सबसे पुराना यही भाग है, तो सबसे पुराना है, सबसे बड़ा भाग यही है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मैंने बताया था कि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है ना। ये भी चीज़ आपको पीछे पता चल जाएगी कि ऐसे गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, तो इसको क्यों गोंडवाना लैंड का हिस्सा बोलते हैं दोस्तों। फिर मैंने इसको किया गया था, फिर मैंने इसमें किया गया था, इसका मैंने डिवीज़न किया था। मैं इसका डिवीज़न मैं अगर बताऊं तो मैंने डिवीज़न कैसे किया था, तो मैंने इसको डिवीज़न 2 पार्ट में बांटा था दोस्तों। 2 पार्ट कौन कौन से हैं देखिए, हमने बताया था कि जैसे इसमें हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवीज़न किया था, इसका 2 पार्ट में भागों मतलब 2 भागों में इसको विभाजित किया था। जैसे कैसे, पहला तो हमने बताया था प्रायद्वीपीय पठार, है ना, एक तरफ हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार को दोस्तों, और दूसरा पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पर्वत। 2 पिलर इसके मैंने बनाए हैं। देखिए ज्योग्राफी पढ़ने का यही तरीका होता है, आप हर चीज़ बांट के पढ़िए इसको, आप अच्छे से कर पाएंगे। आप जब क्या होता है ना, हम लोग टॉपिक समझ के पढ़ते नहीं है ना, तो थोड़ी दिक्कत होती है ज्योग्राफी, वरना ज्योग्राफी बहुत आसान सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। जिसका मैं बता दूँ ना, जिसका बैकग्राउंड भी ज्योग्राफी नहीं होगा, वो भी ज्योग्राफी को पसंद करने लगेगा। जैसे कि मैंने प्रायद्वीपीय पठार, फिर मैंने बताया था कि अब जैसे मैंने इसमें कल बताया था आप लोगों को कि इसमें मैं अभी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये सब मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, अभी मैं इसको रिवीजन कराने लगूंगा तो क्या होगा कि नई क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसको मैंने इसकी और इसको मैंने इसमें बताया था कि इन दोनों, आखिर मैंने यहाँ प्रायद्वीपीय पठार और पर्वत, यानी पठार और पर्वत में अंतर क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि पठार जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग औसत ऊंचाई 600 फीट होती है, ठीक है ना, और इनका जो ऊपर का जो तल होता है वो चौड़ा एवं समतल होता है, चौड़ा एवं समतल होता है ना, यानी ब्रॉड एवं, ठीक है ना, ब्रॉड होता है, चौड़ा एवं समतल होता है। ये सतह से इसकी 600 फीट ऊंचाई होती है, और जो हिमालय होता है यानी जो पर्वत होते हैं वो ऐसे होते हैं, और इनकी औसत ऊंचाई 900 फीट होती है दोस्तों, ठीक है ना, 900 फीट होती है औसत ऊंचाई, और यहाँ पे एक पीक होता है, पीक यानी यहाँ पे एक चोटी आपको जरूर मिलेगी, ये ऐसे रहता है। तो ये मैंने फ़र्क बताया था, और इसमें थोड़ा हमने और भी बातें कही थी, तो आप देख लीजिएगा आगे पीछे, ये थोड़ी चीज़ें क्लास आपको जो नए हैं बंदे, जो नए बच्चे जिन्होंने नहीं देखी क्लास है ना, वो पीछे देख लें, आपको सब समझ में आ जाएगा, कनेक्टिविटी रहती है, ठीक है। ये चीज़ मैंने बता रखा था, इसको मैं फिर देखो, प्रायद्वीपीय
पर्वत प्रायद्वीपीय पर्वत। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जैसे मैंने प्रायद्वीपीय पठार मैंने क्या किया था, मैंने बताया था कि आपको मालवा का पठार पढ़ना है, जो मैं पढ़ा चुका हूँ। मालवा का पठार इसमें मैंने डिवीज़न किया था। फिर दोस्तों मैंने दूसरा अगर मैं बताऊँ तो मैंने बुंदेलखंड का पठार आपको बताया था, बुंदेलखंड का पठार बताया था दोस्तों मैंने। ठीक है ना। तीसरा मैंने बघेलखंड का पठार बताया था, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, 3 ये चीज़ पढ़ चुके हैं। बघेलखंड का पठार बताया था दोस्तों। ठीक है ना। चौथा फिर मैंने बताया था छोटा नागपुर का पठार, ये भी दोस्तों कल हम लोग ने नहीं पढ़ा, इसको आज हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार दोस्तों। फिर इसके बाद जैसे अगर पांचवा बात करें तो पांचवा कौन सा होता है, मेघालय का पठार दोस्तों, जिसको शिलोंग का पठार भी आपकी बुक में लिखा होगा कहीं पर। मेघालय का पठार जिसको शिलोंग का पठार भी बोलते हैं। आज समझ में आ गया होगा कि मेघालय क्या है, हिमालय का हिस्सा नहीं है। ठीक है, मैंने इसको पहले बता रखा है। हिमालय की जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा, गारो खासी जयंतियाँ जो है वो हिमालय का हिस्सा नहीं होती हैं, बाकी है हिमालय, लगता है कि ये हिमालय का है। ठीक है ना, तो मेघालय का पठार हो गया। फिर छठा मैंने बताया था कि आपको पढ़ना है दक्कन का पठार, है ना, इसको दक्कन ट्रैप भी बोलते हैं, दक्कन का पठार, दक्कन ट्रैप भी पढ़ते हैं। ये चीज़ मैंने कल पढ़ाई थी। और इसमें मैंने क्या डिवीज़न किया था, इसमें आपको पढ़ना है जैसे अरावली पर्वत पढ़ना है, इसके बारे में ये है ना भारत में जो है अरावली पर्वत है, भारत में है कि नहीं है भारत, अरावली पर्वत। फिर जैसे विंध्याचल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये पर्वत है कि नहीं है, इसके बारे में पढ़ना है दोस्तों, विंध्याचल पर्वत के बारे में। फिर दोस्तों अगर इसकी बात करूँ तो देखो सतपुड़ा है, सतपुड़ा का नाम भी आपने सुना होगा, इसके बारे में जानना है क्या है इसमें क्या क्वेश्चन आता है, सतपुड़ा पर्वत पढ़ना है। फिर जैसे आपको पश्चिमी घाट के बारे में इसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे क्वेश्चन आता है कि भारत का जो जैव विविधता का क्षेत्र है, ये सबसे ज़्यादा जैव विविधता है ना, पश्चिमी घाट, फिर ये पूर्वी घाट, ये चीज़ें हमने डिवीज़न की थी इसमें। पूर्वी घाट और भी चोटियां हैं, वो अभी हम लोग अलग करेंगे क्लास में। चोटियां देखो हमने क्या पढ़ा था, जब हिमालय हम पढ़ रहे थे तो हिमालय की चोटी को लिए हमने एक अलग क्लास करी थी कि कौन स्टेट वाइज पढ़ी थी। फिर इसके बाद इसी में भी ऐसे ही हम करेंगे कि प्रायद्वीपीय पर्वत की जितनी महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं उनको हम स्टेट वाइज पढ़ेंगे, कौन कौन सी हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे थे कल। ठीक दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं, ज़्यादा लेट लपेट ना करके, क्योंकि ये सब कल पढ़ चुके हैं। तो देखो हम लोग कल मालवा का पठार कर चुके थे दोस्तों, और बुंदेलखंड का पठार कर चुके थे। तो अगर मैं देखो रिवीजन करने के मैं बताता हूँ, देखो क्या होता है। जैसे मैंने मालवा का पठार जब लिखा था तो मैंने बताया था कि ये पूर्वी राजस्थान, ये लगभग मतलब पूर्वी राजस्थान, ठीक है ना, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी यूपी के बीच में फैला हुआ ये भाग। ठीक है ना, ये उठा हुआ कुछ भाग है, सतह से कुछ उठा है तो इसलिए उसको पठार बोल देते हैं, है ना। कितनी औसत ऊंचाई हो सकती है, लगभग 600 फीट हमने बता रखा है। तो ये पठार हो गए। फिर इसमें मैंने कुछ, इसमें और कुछ आपको नहीं जानना है, ठीक है ना, इसमें और कुछ आपको डिटेल नहीं जानना है। ये ग्रेनाइट चट्टानों से बना है, ये नहीं जानना आपको, मैंने बता दिया है, बट आपको नहीं जानना क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे नहीं आता है। बस इससे यही पूछा जाता है कि किन स्टेट में है। और मैंने कल एक क्वेश्चन बताया था कि कैसे इनका क्यों यहाँ इंपॉर्टेंट, मैं इनको क्यों पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, कि क्योंकि कभी क्या होगा कि जैसे आप उन्होंने क्वेश्चन दे दिया कि मान लो क्वेश्चन दे दिया, मतलब क्वेश्चन दिया और उसमें दे दिया मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, और फिर क्या कर दिया छोटा नागपुर पठार, और ABCD कर दिया, और फिर नीचे दिया निम्नलिखित, मतलब उपरोक्त दिए गए, है ना, शब्दों को मतलब पूरब से पश्चिम की ओर क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करें। तो आपको फिर ये करने में दिक्कत हो जाएगा अगर आपको पोजीशन नहीं पता होगी, तो इसीलिए ये मैंने बताया था, इसको करना था। फिर मैंने इसमें बुंदेलखंड का पठार बताया था, फिर मैंने बुंदेलखंड का पठार के बारे में बताया था कि यूपी और MP में विस्तारित है ना। ये यूपी के जैसे अगर मैं बात करूँ तो इसके यूपी में काफ़ी 5 ज़िले आते हैं। जैसे मैं बात करूँ महोबा है, झांसी है, ललितपुर है, ठीक है ना, जालौन है ना, और हमीरपुर है, ये 5 ज़िले आते हैं इसके, ठीक है, यूपी के। और जैसे अगर मैं ये मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में इसमें 4 ज़िले आते हैं, जैसे दतिया है, टीकमगढ़ है, छतरपुर है, पन्ना, ये 4 ज़िले में MP के आते हैं, है ना। जो बुंदेलखंड का पठार है इन 4 ज़िले यूपी का कवर करता है, और 5 ज़िले यूपी कवर करता है, और 4 ज़िले मध्य प्रदेश के। जो मैंने ज़िले के नाम आपको याद नहीं करने वो ज़िले, मैं देखिए वो आपकी जितनी नीड है मैं उतना ही आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आपका पेपर भी हो जाए, आपको बैडन भी ना लगे, और आपका कोई चीज़ छूट भी ना जाए, ठीक है ना। तो फिर क्या है, इसी जैसे कि बात करते हैं, फिर इसी क्रम में मैंने बताया कि फिर मैंने इसको बघेलखंड का पठार बताया। तो मैंने बघेलखंड के पठार के बारे में बताया कि ये जो है कि पूर्वी यूपी और मतलब दक्षिण पूर्वी यूपी, और क्या कहते हैं MP यूपी, मतलब सॉरी दक्षिण पूर्वी यूपी एवं मध्य प्रदेश, MP जो है उसका पूर्वी हिस्सा ये कवर करता है, यानी ये भी यूपी MP के ही बीच में है, बस ये जान लीजिए। मैंने इनका जैसे मैं अगर इनको बनाऊं तो मैंने बनाया था इनके बारे में, इनको बना के दिखाया था आप लोगों को दोस्तों। तो आपको मैंने कहा रखा है कि आप लोग की मैथ की प्रैक्टिस करते रहना है, तो आपका
मैप बनने लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, ये हो गया भारत, ये भारत है। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने बताया था कि जैसे मालवा का पठार की बात करते तो वो यहाँ पर है, ये मालवा का पठार है। फिर यहीं पे मैंने बताया था ये बुंदेलखंड का पठार है, और ये बघेलखंड का पठार, और ये जो ऐसे विस्तारित है ये छोटा नागपुर पठार। इनमें देखो क्या है, मैं कलर भर देता हूँ डिफरेंट डिफरेंट, मैं कलर भर देता हूँ डिफरेंट डिफरेंट, ये है, ये है। ठीक है ना। तो ये देखो, अब ये जैसे ये है आपका मालवा का पठार, ये बुंदेलखंड का पठार, ये बघेलखंड का, ये छोटा खंड। अब इसमें पूछ ले ये पूरब से पश्चिम, कभी क्वेश्चन पूछ ले कि पूरब से पश्चिम अरेंज कीजिए, अगर ऐसे मैप में आपने नहीं देखा होगा ना तो आपको पक्का याद नहीं आएगा दोस्तों। तो इसलिए मैंने ये मैप कल बना के आपको बताया था, और एक क्वेश्चन भी कराया था, वो आपको नोट करना चाहिए था। ये चीज़ें हमारी हो गई थी, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज ये डालेंगे। अब दोस्तों क्या है कि आप इसका हेडिंग डालिए छोटा नागपुर का पठार, उसके बारे में लिखना शुरू कीजिए। मैं जो लिखाता हूँ वो लिखिए। पहली चीज़ तो मैंने देखो, ये छोटा नागपुर का पठार, मैं इसको बना देता हूँ। बुकों में अगर आप देखेंगे तो ऐसे बना होता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे फैला होता है, ऐसे फैला दिखाएगा आपको बुकों में। ठीक है, तो ये होगा हमारा छोटा नागपुर का पठार। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे। ठीक, हेडिंग है हमारी कौन सी छोटी दोस्तों, छोटा नागपुर, छोटा छतरी दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार, है ना। इंग्लिश में भी वही लिखेंगे, छोटा नागपुर का पठार। पठार को प्लेटू लिख देना, है ना। तो ये हो गया। तो इसमें अगर मैं पहला पॉइंट देखूं, ठीक है दोस्तों, मैं अगर इसका पहला पॉइंट बोलूं तो इसमें क्या होता है, मैंने इसमें बताया था कि ये कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले तो ये जानना ये स्थित कहाँ पर है। तो यह मुख्यतः, ये शब्द याद रखना, मुख्यतः झारखंड, कहाँ पर दोस्तों, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में विस्तृत है, यानी फैला है। क्या है दोस्तों, में विस्तृत है। कहाँ पर, या मुख्यतः झारखंड, पश्चिम छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। ठीक है ना, ये मुख्यतः। तो ये चीज़ हो गई, पहला पॉइंट इसका। ठीक, समझ में आ गया दोस्तों। देखो ना, ये स्टेट हैं। अब ये स्टेट हैं, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे ऐसे लंबे करके ये छत्तीसगढ़ ऐसे फैला होता है, फिर ये यूपी बिहार से काट के आपको बनाया गया झारखंड, और ये आप तो जानते ही ये क्या होता है, वेस्ट बंगाल। ठीक है ना। तो ये मुख्यतः क्या होता है, ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, अलग कलर से अगर मैं बना दूँ तो ऐसे आपको आप मैप देखेंगे तो ऐसे करके आपका छत्तीसगढ़ होता है, ये इसी से बॉर्डर टच करता है, झारखंड होता है, ये बिहार ऊपर होता है, फिर यहाँ पे ये होता है क्या होता है, वेस्ट बंगाल, है ना। तो ये चीज़ें ऐसे आपको दिखने की, तो ये यही बीच में विस्तारित है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद फिर इसका दूसरा पॉइंट देखो दोस्तों, क्या लिखना है। दूसरा पॉइंट इसमें दोस्तों लिखना है कि यह गोंडवाना क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। किससे बना हुआ है, यह गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निर्मित है। कहाँ से बना, यह गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निर्मित है। कहाँ से दोस्तों निर्मित है, चट्टानों से निर्मित है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निर्मित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, या गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निर्मित है, यानी इसका जो निर्माण है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये गोंडवाना क्रम की, क्योंकि चट्टानें जो होती है, जैसे आपको मैं जब पढ़ेंगे आप फिजिकल ज्योग्राफी, तो मैं आपको बताऊंगा कि आर्किन क्रम की चट्टानें होती है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती है ना, इसी तरह कुटप्पा क्रम की चट्टानें होती है। तो ये 4 तरीके की चट्टानें मेनली पढ़ी जाती है। तो उसमें से एक क्रम होता है गोंडवाना क्रम की चट्टान, उसी से ये बना है। क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक फिलहाल तो नहीं आया है, बट कभी भी पूछ सकते हैं कि छोटा नागपुर का पठार जो है वो किस क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। तो वो क्या है, देखो इसमें मैं एक चीज़ ये भी बता देता हूँ कि इसमें कुछ बुकों में आपको आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी लिखी हुई मिलेंगी, बट वो ठीक है, क्योंकि धारवाड़ क्रम की चट्टानों कुछ विस्तार इसमें है, बट ज़्यादातर इसका जो निर्माण हुआ है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निर्माण हुआ। इसी कारण क्या होता है ना, इसमें जो खनिज संपदा है, इसी कारण, क्योंकि गोंडवाना क्रम की चट्टानें बहुत पुरानी होती है, इसीलिए क्या होता है, इसी वजह से क्या होता है, इनमें खनिज जो संपदा है उसमें बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है इसमें।
तो यह गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निर्मित है ना। ये हो गया दूसरा पॉइंट इसका। फिर देखिए इसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें क्या लिखना है, तीसरा पॉइंट इसमें लिखना है कि यह, ठीक है, क्या लिखना है, इसको लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, इसको भारत का ये इन्वर्टेड कामा करके, ये चीज़, ये इन्वर्टेड कामा, इसको मैं अलग कलर से लिख ही देता हूँ, इसको भारत का, अब इसको करना है ब्रैकेट कुछ अलग कलर में, रूर प्रदेश कहा जाता है, रूर। ये देखिए क्या है ना, एक रूर प्रदेश जो है, आप जब जर्मनी पढ़ेंगे है ना, जब आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे दोस्तों, मैं यहाँ बता देता हूँ रूर क्यों इसको कहा जाता है। जब आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ह्यूमन ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं मिनरल्स वाला एक चैप्टर होता है। उसमें क्या होता है, उसमें आपको वर्ल्ड्स के मिनरल्स जो कहाँ जहाँ पे जो भी मतलब विश्व में कहाँ पे कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप जब पढ़ेंगे कि कोयला और लोहे के बारे में, तो जो रूर प्रदेश है ना, वो कोयला और लोह के क्षेत्र में, मतलब वहाँ जो रूर प्रदेश है वो हर तरीके के जो मतलब जो मिनरल्स होते हैं वो आपको मिलेंगे, बट वहाँ पर लोहा और कोयला जो है बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो जर्मनी का रूर प्रदेश जो है वो कोयला और उसके लिए क्या है, बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको भारत का रूर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे भी लोहा और कोयला बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो क्या होता है, ये रूर जो है ये जर्मनी का क्षेत्र है ना, बट यहाँ उसी की तुलना की जाती, तुलना के रूप में हम लोग कह देते हैं कि इसको भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। तो ये भी लिख सकते हैं इसे, इसको भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है, भी अलग अलग कलर से लिख दे रहा हूँ मैं, भी कहा जाता है। अब इसी के आगे आपको जोड़ के लिखना है, क्योंकि, क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भारत की, दोस्तों बोल रहा हूँ मैं, लिखते चलना, भारत की कुल खनिज संपदा का, खनिज संपदा का लगभग 3/4, खनिज संपदा का लगभग 3/4 खनिज यहीं उपस्थित है, यहीं स्थित है या यहीं मिलता है। यानी क्योंकि यह भारत की कुल, क्योंकि यहाँ भारत की कुल खनिज संपदा का लगभग 3/4 खनिज यहीं स्थित है, 3/4 खनिज यहीं स्थित है ना। और अगर परसेंटेज में लिखना हो तो लगभग 60% बोलते हैं इसको, है ना। वैसे तो 75 होना चाहिए दोस्तों, बट बुकों में आपको 60% लिखा होगा, बट ये मत लिखो आप, ये वाला जो तत्व जो ज़्यादा याद रखो, 3/4 जो है ना, ठीक है। तो खनिज संपदा कुल लगभग 3/4 जो खनिज है यहीं पर स्थित है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ भारत की कुल खनिज संपदा का लगभग 3/4 खनिज यहीं स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये पॉइंट है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये लिखिए इसको साथ में बढ़िया से बना के, सही बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलो दोस्तों, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, मैं मिटा दूँ इसको क्योंकि मैं इतनी जल्दी तो करा ही रहा हूँ। हो गया ना दोस्तों, तो ये हो गया, तो ये चीज़ हो गई। अब ये हम लोग इसको मैप नहीं मिटा लेंगे क्योंकि मैप तक काम पड़ता है, बार बार फिर बनाना पड़ेगा अदरवाइज। तो इसमें 3 पॉइंट ये हो गए, ये 3 पॉइंट जो मैंने लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखो इसमें एक चौथा पॉइंट लिख लो, दामोदर नदी छोटा यहीं से होकर गुजरती है, ठीक है ना, यहीं से होकर गुजरती है। क्योंकि ये क्या है ना, ये याद रखना कि कौन सी नदी है, जो इसका उत्पत्ति यहीं छोटा नागपुर पठार से होती है, और छोटा नागपुर के पठार के बाद में ये जब गंगा मिलती है यानी हुगली वाले नदी में मिलती है, तो उससे पहले देखो इसका मैं ये इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो नदी है दोस्तों, ये जो नदी है ये एक तो छोटा नागपुर के पठार से ही निकलती है, और छोटा नागपुर के पठार से होते होते डायरेक्ट जाके हुगली में मिल जाती है, कहाँ पर,
ये हुगली में मिलती है और हुगली में मिल जाती है, यानी और कहीं किसी और एरिया से नहीं गुजरती है। तो छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी यहीं से गुजरती है, ठीक है ना, ये याद रखना, इसीलिए ये पॉइंट मैंने लिखा दिया। दामोदर नदी कहाँ पर स्थित है, तो छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है, ये लिख सकते हो, या ऐसे लिखते हो तो दामोदर नदी यहीं से गुजरती है, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में एक पॉइंट और इसमें लिख लो, देखो इसमें देखो ये बड़ा पठार है, इसमें कुछ छोटे छोटे पठार होते हैं, जैसे आपको रांची का पठार, हजारीबाग का पठार। तो आपको ये याद रखना है कि आपका एक काम है दोस्तों, आपका एक काम है कि मैंने यहाँ लिखाया है यहीं से इसी पर ऐसे लिख लो, इसी पर हजारीबाग एवं रांची का पठार स्थित है, रांची का पठार स्थित है। अब आपका एक काम है दोस्तों, क्या काम है मैं बता देता हूँ आपको ये ढूंढना है कि हजारीबाग का पठार किस स्टेट में है और रांची का पठार किस स्टेट। बहुत सरल है, मैं बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ काम करें, ताकि आपको वहाँ पे स्टेट जब ढूंढेंगे तो आपको 2-3 चीज़ें मिलेंगी, आपको याद हो जाएंगी वो चीज़ें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, एक तो हजारीबाग का पठार कहाँ पर है, किस स्टेट में, ये लिखना है आपको अलग से, और रांची का पठार किस स्टेट में है वो आपको लिखना है, ठीक दोस्तों। ये इतना काम है आपको दोस्तों करना होगा, आप कर लीजिएगा, बहुत आराम से मिल जाएगा। मैप में आप ढूंढेंगे या गूगल कहीं से कैसे भी करिए, हमें उससे मतलब नहीं, बस आप इसको ढूंढिएगा, मैप से ढूंढने की कोशिश करिएगा, फिजिकल वाले पार्ट में इंडिया के मिल जाएगा। तो दोस्तों ये 5 चीज़ें इसके बारे में हो गई, और इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। इससे मैं बता रहा हूँ आपको, इससे ज़्यादा जितना मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, उससे ज़्यादा आपको कहीं पढ़ना ही नहीं है, बुक में भी नहीं पढ़ना, आपको यहीं से पढ़ना बस, खाली इतना, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, सही क्वेश्चन यहाँ से बनने और किससे ज़्यादा नहीं बनेगा कहीं से, ठीक है। तो दोस्तों ये लिख लिया होगा। इसके बाद अब ये मिटालता हूँ मैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा छोटा नागपुर का पठार भी फिनिश। अब देखो छोटा नागपुर पठार के बाद में क्या है, पन्ना पलटो तो वहाँ मिलेगा आपको 5वां मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मेघालय का पठार, ठीक है। यहाँ पे मैंने पढ़ाया है मेघालय का पठार, ये होता है मेघालय का पठार दोस्तों। इसको मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, डिफरेंट कलर से, रेड कलर से अंदर कर दे रहा हूँ तो आपको याद रहे, ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ, ये मैं आपको मिटाल दे रहा हूँ, ये स्टेट बनाए थे मैंने, ये छोटा नागपुर का पठार बनाया था, ये आपको ये याद रखना, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे होता है छोटा नागपुर, ये मेघालय का पठार, इसको बोलते हैं मेघालय का पठार, यहाँ पे है मेघालय का पठार। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे मेन चीज़ हेडिंग डालिए, इसमें कुछ चीज़ें आपको समझनी है, थोड़ी मैं समझाऊंगा इसको, तो इसको समझ लीजिएगा। आपका मेघालय का पठार, ठीक दोस्तों, मेघालय का पठार, इसी को शिलोंग, इसमें पहला अगर पॉइंट लिखना है तो यही लिख सकते हैं, इसे शिलोंग पठार भी कहा जाता है। लिखो इसमें एक पहला पॉइंट, इसे शिलोंग का पठार भी कहा जाता है, शिलोंग का, क्योंकि राजधानी है ना मेघालय की शिलोंग, तो इसे शिलोंग का पठार भी कहा जाता है। अब इसी में लिख देना, क्या लिख देना, इसी क्या, मैं इसी को क्यों मैंने ये पॉइंट बनाया, क्योंकि शिलोंग यहाँ का सबसे उच्चतम बिंदु है, सबसे, है ना, इसे शिलोंग का पठार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का क्योंकि शिलोंग यहाँ का सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है ना। ये मेघालय का पठार बड़ा है, फिर इसी में शिलोंग पठार छोटा सा है, इसे शिलोंग पठार भी कहा जाता है, क्योंकि जो शिलोंग पठार है इसका सबसे, मतलब मेघालय में जो पठार है उसमें जो स्थल है शिलोंग, वो सबसे ऊंचा, इसलिए उसे शिलोंग पठार भी कहा जाता है, ठीक है ना। आपको बुकों में सीधे लिखा होगा कि इसे शिलोंग पठार भी कहा जाता है, बट मैंने क्यों कहा जाता है इसमें थोड़ी, ये आपको थोड़ी डिटेल बता दी, आपको क्यों कहा जाता है इसलिए बता दिया, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें देखो क्या है, आप लोग इसको एक चीज़ देख रहे होंगे, एक देखो ये तो मेघालय में है, इतना तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, है ना, मेघालय का है तो मेघालय। इसमें आपको देखो मैंने बताया है कि जब ये जो चीज़ है ये ऐसे करके ऐसे है, ये जो ये जो है, ठीक है ना, ऐसे करके कुछ पर्वत करके ऐसे करके फैला हुआ है, ठीक है। तो जैसे ये फैला हुआ, अब ऐसा तो है नहीं कि ये जो चीज़ है बीच में यहाँ गैप क्यों है, यहाँ पे कोई पठार क्यों नहीं है, आप मुझे ये बताने, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आखिर क्या हुआ है, कि ये इससे अलग क्यों हो गया, ये मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से आखिर अलग कैसे हो गया।
क्योंकि देखिए यहाँ तो सारी सीक्वेंस है। देखिए यहाँ पे बघेलखंड का पढ़ा, सॉरी मालवा पढ़ा, फिर बुंदेलखंड, बघेलखंड, फिर इसका छोटा नागपुर पढ़ा, फिर ये बीच में गैप क्यों है, और इसके बाद नीचे हम लोग दक्कन पठार पढ़ते हैं। यानी ये पूरा तो एक ही में जॉइंट है, बट ये अलग कैसे हो गया इससे। तो ये कहानी आपको जानने के लिए मैं बताता हूँ दोस्तों। क्या है कि ये जो है क्या हुआ था कि बहुत साल मतलब यहाँ पे क्या हुआ था, एक बार भ्रंश पढ़ा था। अब भ्रंश क्यों पढ़ा था मैं बताऊंगा जब आप लोग फिजिकल ज्योग्राफी में जब हिमालय पढ़ेंगे तो हम लोग बताएंगे। क्योंकि क्या है, जैसे ये पूर्वांचल हिमालय का जो निर्माण है ना, वो जो है इस वाले पार्ट के थोड़े धसाव के कारण हुआ है, वो हम पढ़ेंगे। बट यहाँ पे ये जानो कि यहाँ पे भ्रंश पढ़ा था। तो भ्रंश पढ़ने से क्या हुआ कि ये जो अब जैसे ये जुड़े हुए थे पहले एक दूसरे में, जब बीच में भ्रंश पड़ा तो भ्रंश क्या हुआ, भ्रंश जो होती दरार पड़ा देती, ऐसे दरार पड़ गई। अब उस दरार पड़ने की वजह से क्या होगा, ये दोनों अलग हो गए। अब यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी फिर और देखो, फिर क्या हुआ। अब जो हिमालय की नदियाँ हैं, आपने देखा है हिमालय की नदियाँ यहाँ से चलती हैं, ये नदियाँ हैं, ये नदियाँ हैं, ये नदियाँ हैं, और ये गंगा आती। ये नदियाँ क्या होती है, अपने साथ अवसाद लेकर आती हैं, और जब अवसाद लेकर आती हैं तो वो क्या करती हैं, कुछ यहाँ छोड़ती, कुछ यहाँ, और यहाँ पे जमा कर देती हैं खूब सारा सा। इस यहीं पे तो आपको गंगा ब्रह्मपुत्र पे क्या मिलता है आपको, कि कौन सा डेल्टा मिलता है, सुंदरवन का डेल्टा ही मिलता है। तो ये पूरा सोचो, ये पूरा यहाँ पे क्या होता है, अवसाद जमा कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे एक लेयर बन गई, एक अवसाद जमा हो गया, एक मतलब एक पदार्थ, एक स्थल बन गया, और ये क्या होगा, जो प्रायद्वीप पठार है वो नीचे उसके धंस गया, उसके नीचे दब गया, ऊपर ऊपर अवसाद जमा हो गए। अब उस अवसाद से ऐसा लगने लगा कि ये दोनों जो है अलग अलग पार्ट हैं। ये थे अभी भी जुड़, अब थे पहले एक ही में, बट भ्रंश पड़ा, और भ्रंश के बाद में क्या हुआ, हिमालय की जो नदियाँ अवसाद लेके आए, उस भ्रंश को भर दिया उन्होंने, ऊपर क्या हुआ, समतल मैदान बना दिया। और इसी क्षेत्र में ना आपको मैं बता दूं, राइस, चावल, देखो पश्चिम बंगाल इसलिए चावल के उत्पादन में बहुत ज़्यादा नंबर 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ जो है अवसाद ला के जमा कर देती हैं। इसकी वजह से यहाँ पे जो है राइस बहुत अच्छी, हर किस्म की राइस यहाँ उगा सकते हो, क्योंकि राइस के लिए पर्याप्त पानी की जरूरत होती है, और यहाँ पे आराम से चावल उग जाते हैं, इसीलिए। ठीक है, तो अब जो ये गैप भर गया, अब ये जो गैप भर गया, इसी गैप को बोलते हैं राजमहल गारो गैप, राजमहल गारो गैप। क्या बोलते हैं दोस्तों, राजमहल गारो गैप। इसी गैप को, इसी को मालदा गैप भी बोलते हैं। दूसरा नाम इसका अगर मैं बताऊं तो इसी, यानी इसको लिख सकते हैं ना कि मालदा गैप शिलांग पठार को या मेघालय के पठार को मुख्य पठार से अलग करता है। ये मुख्य पठार है, और इसके बीच में मालवा का पठार आ गया, मालदा गैप आ गया, और फिर अलग हो गया। तो इसमें अगर दूसरा पॉइंट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं मालदा गैप या राजमहल गैप, मालदा गैप, इसी को राजमहल भी बोलते हैं, लिख लेना। ठीक है, मालदा गैप मेघालय के पठार को, मेघालय के पठार को मुख्य पठार से अलग करता है। स्टोरी समझ में आ गया ना दोस्तों, मुख्य पठार से मेघालय, मालदा गैप मेघालय के पठार को मुख्य प्रायद्वीपीय पठार लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि फिर अलग प्रायद्वीपीय है ना, ये मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग करता है दोस्तों, ये लिखना है आपको, मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको आप समझ में आ गया होगा कि ज्योग्राफी क्यों आसान हो जाए, मैं पढ़ा मतलब क्यों लोगों को लगती है कि टफ है। टफ नहीं है वो, बस खाली पढ़ने का तरीका गलत होता है ना, तो वो थोड़ा गलत हमको लगता है टफ है। ठीक है ना, तो मालदा गैप मेघालय के पठार को मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। आप ना धीरे धीरे मेरे साथ पढ़िए, रोज मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा ऐसा जो आपको ज्योग्राफी में आपको दूसरे से अलग करेगा। ज्योग्राफी में आपको चीज़ें देखो, ज्योग्राफी में हर, बट ऐसे पढ़ेंगे ना तो आपको ज्योग्राफी में कहीं खड़े रहेंगे, अगर किसी बात चर्चा करेंगे तो आपको ये चीज़ें, यही चीज़ें आपको उससे अलग बनाएंगी। बाकी तो उसको ये छोटी छोटी चीज़ें सबको पता होती है ना। ठीक है, तो ये मालदा गैप है, ये पॉइंट समझ में आ गया कि ये कैसे अलग है, क्योंकि पहले इसमें भ्रंश पड़ा, फिर भ्रंश तो पड़ा, उसके बाद क्या हुआ, अब हिमालय की नदियाँ जो अवसाद लेके आती हैं, यानी सेडिमेंट लेके आती हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंट लेकर आती। ये सेडिमेंट क्या करती है, यहाँ पे जमाव, निक्षेपण कर देती, ज्योग्राफी का शब्द बोले तो निक्षेपण कर देती, निक्षेपित कर देती, यानी जमाव कर देती। अभी जमाव से क्या हुआ, वो तो भ्रंश तो भर ही गया, उसके बाद यहाँ पे एक मैदान बन गया, तो वही जो मैदान है उसको अब ये फिल हो गया। तो ये अब ये देखो दोनों डिफरेंट, ये क्योंकि यहाँ मिट्टी है और ये अलग अलग, दोनों अलग पदार्थ हैं, है ना। तो और यहाँ पे साक्ष्य क्या है कि ये इसका ही भाग है, क्योंकि यहाँ की जो चट्टान है और यहाँ की चट्टान सेम चट्टान है, ठीक है ना, इसीलिए ये कहा जाता है कि ये इसी का भाग है। प्रूफ भी मिल गया आपको कि क्या है, कि चट्टानों से बताया जाता है कि ये प्रूफ है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा राजमहल गारो गैप क्या होता है। फिर इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट इसमें लिखना है, इसकी मुख्य
चोटियाँ गारो, अब याद लिख लेना, ये बहुत ज़्यादा, गारो खासी जयंतियाँ हैं। क्या है दोस्तों? जयंतियाँ है, ये आपको लिख लेना है। मैंने वहाँ जब हिमालय पढ़ा रहा था तो मैंने आपको वहाँ पर नोट करा के लिखाया था कि दोस्तों कि गारो खासी जयंतिया जो है वो हिमालय का पार्ट नहीं है। तो गारो खासी जयंतिया किसका पार्ट है? तो प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट है, और प्रायद्वीपीय पठार में भी किसका? तो मेघालय के पठार का भाग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना है। बहुत से लोगों को यही समझ में लगता है कि इधर है तो ये हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है ना। जैसे कि बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि सेवन सिस्टर जो है सिक्किम जो है सेवन सिस्टर में आता है, तो सेवन सिस्टर सिक्किम में नहीं आता, सिक्किम में सेवन सिस्टर नहीं आता है ना, अरे सॉरी, सेवन सिस्टर में सिक्किम नहीं आता, ठीक है। तो इसकी मुख्य चोटियाँ गारो खासी जयंतियाँ हैं, ये इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट। और हाँ, इसमें एक पॉइंट और लिखना, इसकी सबसे ऊंची, इसका सबसे ऊंचा भाग चोटी लिखना, इसकी सबसे ऊंची चोटी नोक रेक है, या सबसे ऊंचा स्थल भी लिख सकते हो। ये पठार में है और ये सबसे ऊंचा उसमें है, ठीक है ना। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है नोक रेक है, ठीक है ना, नोक रेक है, ठीक है ना। इसमें चोटी मत लिखो दोस्तों, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कहीं। तो इसमें लिखो सबसे ऊंचा स्थल लिखो, ठीक है ना, सबसे ऊंचा स्थल, सबसे ऊंचा स्थल नोकरेक है। और ये जो है तुम्हारा, अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी आगे जब चोटियाँ पढ़ेंगे तो देखेंगे शिलोंग सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो इसका सबसे ऊंचा स्थल, सॉरी दोस्तों, इसका सबसे ऊंचा स्थल नोकरेक है। एक नोकरेक हम लोग वो पढ़ेंगे, टाइगर रिजर्व भी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना। एक आर्द्र भूमि भी पढ़ेंगे नोकरेक, अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे नोकरेक, ठीक है। तो इसका सबसे ऊंचा स्थल जो है नोकरेक है, ठीक है दोस्तों। ये बस 4 पॉइंट इसमें आपको लिखना था, आपको कर लेना है, लिखिए जल्दी से, मैं एक सेकंड देख लूँ। हाँ, सब सही है, चलिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हमारी, ठीक है दोस्तों। अब एक बचा इसमें से, कौन सा? दक्कन का पठार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दक्कन का पठार, इसके बाद वाला। तो ये हो जाएगा, इसके बाद दक्कन का पठार लिखते हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें समझ में आ रही ना अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे लिखता हूँ दक्कन का पठार, हेडिंग पड़ेगी दक्कन का पठार। इसी को दक्कन ट्रैप भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, दक्कन ट्रैप भी बोलते हैं, दक्कन का, इसी को दोस्तों दक्कन ट्रैप भी बोलते हैं, ठीक है, पठार। ये सबसे पहले ये क्या है, ये कहाँ से कहाँ पे, तो देखो ये यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे जैसे अभी मैं पर्वत का नाम बना देता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, तो इस पर देखो, यहाँ पे आपको एक मिलेगा विंध्याचल, ठीक दोस्तों, पर्वत, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको, विंध्याचल में लिखा है अभी। फिर यहीं पे सतपुड़ा, और इसी के बाद सतपुड़ा के नीचे से यहाँ से एक नदी का मैं दूसरा बना देता हूँ, यहीं से नीचे से निकलती तापी नदी। तो ये जो है तापी नदी के दक्षिण से इसका विस्तार है, यानी इसको लिखना है तापी नदी के दक्षिण में स्थित, ताप्ती भी बोलते हैं उसी को, और उसको तापी बोलते हैं, उसको ताप्ती भी बोलते हैं नदी को, और तापी भी बोलते हैं। ताप्ती नदी के दक्षिण में यह त्रिभुजाकार में विस्तृत है। त्रिभुजा, अभी देखो आकार तो आपको दिख ही रहा होगा, त्रिभुजाकार में विस्तृत है। तापी नदी के दक्षिण में यह त्रिभुजाकार रूप में स्थित है, त्रिभुजाकार, सॉरी एक लैंग्वेज नहीं बन पा रही इसकी। तापी नदी के दक्षिण में यह त्रिभुजाकार रूप में विस्तृत है, ठीक है दोस्तों, ये लिख लो, त्रिभुजाकार रूप में विस्तृत है ना। तापी नदी के दक्षिण में यह त्रिभुजाकार रूप में विस्तृत, देखो त्रिभुजाकार है कि नहीं, ये देखो यहाँ से, ये देखो त्रिभुज बन रहा है, ये ऐसे बनाओगे तो ऐसे बन जाएगा, ठीक दोस्तों। तो त्रिभुजाकार रूप में विस्तृत है, या तापी नदी के दक्षिण में यह त्रिभुजाकार रूप में विस्तृत है। पहला तो ये पॉइंट हो गया। इसका निर्माण कैसे हुआ, तो यह इसका निर्माण जो है वो बेसाल्टिक लावा से हुआ।
है ना। यही पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा से हुआ है। दूसरा पॉइंट इसका ये होगा, कौन है भैया, बेसाल्टिक लावा, इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा से हुआ है। ठीक दोस्तों, बेसाल्टिक लावा देखो, जो ज्वालामुखी होता है ना उससे निकलता है, जो वो उसमें क्या उसको बोलते हैं बेसिक। अभी बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक होता है, ठीक है ना। इसी बेसिक शब्द से बेसाल्टिक बना है। ये हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे दोस्तों, बड़े यहाँ पे जान लो। बेसिक से बेसाल्टिक बना है, बेसाल्ट बना है। और इसमें होता क्या है, इस बेसाल्टिक में होता क्या है, कौन कौन से तत्व होते हैं, तो इसमें मैग्नीशियम देखो, है ना, इसमें लिख लो, इसमें लोहा और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। मैग्नीशियम की प्रधानता क्या होती है दोस्तों, प्रधानता होती है, ठीक है ना। इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा से हुआ है। इसमें लोहा और मैग्नीशियम की प्रधानता, किसमें, बेसाल्टिक लावे में। बेसाल्टिक लावा जो है वो लोहा और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। और भी कुछ होते हैं मगर इसमें इसलिए मैंने देखो लिखाया है प्रधानता, इसलिए शब्द लिखाया है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ यही मिलते हैं। बेसाल्टिक लावा में और भी चीज़ें मिलती है, बट प्रधानता इन्हीं चीज़ की होती है। ये कहीं पे भी इतना चीज़ें शब्द यूज़ करना होता है तो एक समझ के शब्द यूज़ करना होता है, ठीक है। तो लोहा और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है ना। बेसाल्टिक लावा में जो है मैग्नीशियम और लोहा। इसीलिए देखो, इसीलिए क्या होता है, जो यहाँ पे जितने स्थित राज्य हैं, है ना, यहीं दक्कन के पठार में स्थित जितने भी राज्य हैं उनमें आपको लोहा और मैग्नीशियम, ठीक है ना, आपको प्रचुर मात्रा में मिलेंगे, ठीक है ना। यही रीज़न है। तो आपको अभी जब हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे कि कौन सा मिनरल कहाँ मिलता है, तो आपको याद रहेगा दक्कन के पठार में लोहा आपको लगभग हर राज्य में मिलेगा। इसीलिए देखो कुद्रेमुख है ना, बाबा बुदन की पहाड़ी है कर्नाटक में, तो ये वहाँ पे मिलता है लोहा और कोयला, ठीक है ना, लोहा। तो ये देखो यहीं पे ये चीज़ हो गई। तो यानी इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा से हुआ है, इसमें लोहा और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। ठीक दोस्तों, ये चीज़ लिख लो, इसमें हो गया होगा आप लोगों को। देखो जरा इसमें, ठीक है ना। अगर इसमें एक चीज़ और लिखना, एक पॉइंट और लिख लो, तो लिखो तीसरा पॉइंट लिखो, यह प्रायद्वीपीय, अब समझना इस शब्द को, यह प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा भाग है। देखो पूरा प्रायद्वीपीय भारत किसको किसको बोलते हैं, जिसमें आपको बुंदेलखंड, मालवा पठार और बघेलखंड, सॉरी, छोटा नागपुर पठार, मेघालय पठार और ये स्वयं इसको मिला के इस पूरे को हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। मगर प्रायद्वीपीय भारत में भी सबसे बड़ा कौन सा भाग है, तो यह प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा भाग है। यानी दक्कन का पठार जो है प्रायद्वीपीय भारत में भी सबसे बड़ा है। प्रायद्वीपीय भारत जो है वो पूरे भारत में सबसे बड़ा है, और प्रायद्वीपीय भारत में भी सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो यही दक्कन का पठार, ठीक है ना। इसे चौथा लिख लो, इसे दक्कन ट्रैप भी बोला जाता है। लिखना है तो लिख लो, इसे दक्कन आ रहे हैं, इसे इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है, इधर में टाल देना, इधर लिख दे रहे हैं चौथा पॉइंट, इसे दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ याद रखना आपको। तो ये इसमें 4 पॉइंट है, आपको मेनली याद रखने हैं। पहला आपको याद रखना है कि तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में विस्तृत है। दूसरा आपका इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा से हुआ है, जिसमें लोहा और
इसमें लोहा और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है ना, इसीलिए मैंने बताया कि यहाँ पे जितने भी स्टेट हैं उसमें लोहा और मैग्नीशियम आपको प्रचुर मात्रा में मिलेगा। तीसरा पॉइंट मैंने बताया यह प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा, यानी पूरे प्रायद्वीप में भी ये सबसे बड़ा भाग है, ये लगभग 5 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है, वो आपको जरूरत नहीं लिखने की, बट इतना ही जान लीजिए, ठीक है। इसके बाद इसे डक्कन ट्रैप भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद इसमें और एक 2 चीज़ रह गई हैं, ठीक है दोस्तों, अब टाइम भी हो गया तो उसके आगे की चीज़ें हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो अभी ये आप लोगों का हो गया होगा, तो ठीक दोस्तों, तो अब कल मिलते हैं इसके बाद का। और हाँ, जो लोग अभी चैनल देख रहे हो तो उनका क्या काम है कि जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, क्यों ना, उनको भी बेनिफिट हो सके, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं, ओके बाय, अलविदा।